दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, कहानियों का छोटा सा इंट्रो। दोस्तों, जीवन में शिक्षाप्रद कहानियां का योगदान एक गुरु के समान होता है। ये हमें मुश्किलों से बचाती हैं, मुश्किल समय में धैर्य, शौर्य और साहस देती हैं। शिक्षा बहुत आवश्यक है, पर पुस्तकीय ज्ञान जहां काम नहीं देती वहां जीवन की सीख काम देती है। समाज में लोक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, नैतिक कथाएं इसलिए बड़े बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। अब इसका प्रचलन कम हो गया है। पहले नानी दादी रोज कहानी सुनती थी। जीवन चलाने के लिए धन आवश्यक है, जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा से मिलता है। पर शरीर और दिमाग चलाने के लिए शिक्षाप्रद कहानियां मार्ग प्रशस्त करती हैं। पहले अवसाद नहीं होता था, आज ये बहुत आम हो गया है। इसका कारण है कि शुरुआत से ही आदमी अंधी दौड़ में लगा है। जो मानसिक मजबूती चाहिए वो उसके पास नहीं है। समस्या को हल करने के लिए उसके पास कोई अनुभव नहीं है, न ही अपना न ही किसी और का। ऐसे मुश्किल समय में ये कहानियां जीवन में उम्मीद देती हैं। उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। ना उम्मीद होकर मनुष्य टूट जाता है। कैसी कहानियां पढ़ें? आप शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ें। महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ें, मुश्किल क्षणों में सहारा देंगी। नैतिक कहानियां आपके जीवन में मूल्यों को बढ़ाती हैं। अपने देश, संस्कृति की कहानी पढ़ें, इससे आपको गर्व की अनुभूति होगी। कभी कभी हास्य भी आवश्यक होता है, इसलिए मजेदार कहानियां पढ़ें। अपने धर्म की कहानियां पढ़ें, आप कभी भी दूसरे का अहित करने के लिए भी नहीं सोचेंगे। आप पंचतंत्र की कहानियां या हितोपदेश की कहानियां ही पढ़ें। आप पाएंगे इतनी छोटी छोटी कहानियां कितनी गूढ़ रहस्य की बात कर रही हैं। कैसी कहानियां नहीं पढ़ें? वैसी कोई भी कहानी या साहित्य न पढ़ें जो आपको कुमार्ग पर ले जाती हो। इंटरनेट पर अश्लील कहानियों की भरमार है। ये आपके मनोमस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। जीवन में चरित्र जरूरी है। आप लाख पैसे कमा लें, अगर आप में चरित्र नहीं तो आप में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो ये 5 कहानी सुनेंगे। मुझे 5 नंबर वाली कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको जो अच्छी लगे कमेंट में जरूर बताएं। एक साधु के भेष में डकैत, कैसे डकैती छोड़कर ईमानदारी से धन कमाने की प्रतिज्ञा ली। 2 भविष्य की योजना। भविष्य के लिए योजना बनाना और तैयार रहना आवश्यक होता है। 3 किसान की घड़ी। शांत चित्त रहकर ही हम सफल हो सकते हैं। 4 आखिर किसके पास हैं हीरे। किस प्रकार तेनालीराम ने नामदेव को न्याय दिलाया। 5 सच्चाई का फल। ईमानदारी के वृक्ष पर लगे फल सदैव मीठे होते हैं एवं आत्मा को संतुष्ट करते हैं। एक साधु के भेष में डकैत। एक बार की बात है, एक गांव के पास जंगल के तरफ डाकुओं का एक झुंड रहता था। उन डाकुओं का सरदार साधु के भेष में रहता था। वो लोग व्यापारियों, अमीरों और राहगीरों को लूटा करते थे और उनसे लुटा हुआ धन गरीबों में बांटते थे। अपने आसपास के गरीबों का ध्यान रखते थे। उन्हें लगता था कि राज्य में इन गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। उन्हें राज्य की ओर से गरीबों के प्रति यह व्यवहार किसी विश्वासघात से कम नहीं प्रतीत होता था। और उनकी बात एक हद तक सही भी थी। जिस जंगल में वो लोग रहते थे, वहां तक राज्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थीं। परंतु इस वजह से उसके मन में व्यापारियों और अमीर लोगों के प्रति नकारात्मक भाव भर गए थे। लौटते व्यापारी। एक दिन कुछ व्यापारियों का झुंड राज्य की राजधानी में लगे व्यावसायिक मेले से लौट रहा था। उनके पास व्यवसाय से कमाया हुआ बहुत सारा धन था, परंतु उन्हें उस रास्ते और जंगल के बारे में पता नहीं था। वो चलते चलते वहां पहुंच गए जहां वो डाकू लोग रहते थे।
सारे डाकुओं ने धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते सारे व्यापारी डाकुओं के घेरे के अंदर आ गए। और फिर वो डाकू उन सभी व्यापारियों को डराने धमकाने लगे। तभी उन डाकुओं की नजरों से बचाकर एक व्यापारी अपने धन का थैला लेकर धीरे धीरे भागा और भागकर वो पास के एक तंबू में घुस गया और जोर जोर से सांसें ले रहा था। भागते भागते थक गया था और डरा हुआ भी था। तंबू में साधु। तभी उसने देखा कि उस तंबू के अंदर एक साधु माला जप रहा है। उसके हांफने की आवाज सुनकर साधु जप से उठा और उस व्यापारी से गुस्से में पूछा कि उसने उसके जप में विघ्न क्यों डाला और आखिर उसने उसके तंबू में आने की हिम्मत कैसे की। इससे पहले कि साधु कुछ और बोल पाता, व्यापारी ने धन से भरा वह थैला उस साधु को संभालने के लिए दे दिया और कहा, पूरे साल की मेहनत के बाद राजधानी के मेले में जो धन प्राप्त हुआ है वो आपको दे रहा हूं। यह मेरे परिवार की रोटी के लिए है। हमें डाकुओं ने घेर लिया है। यदि हम मारे गए तो मेरे परिवार तक ये धन पहुंचा दीजिएगा, अन्यथा वो लोग भूख से मर जाएंगे। हम सुंदरनगर के निधि सरोवर के पास रहने वाले व्यापारी हैं। अब मैं जाता हूं। यदि डाकुओं ने मुझे आपके पास देखा तो आपको भी मार देंगे। यह कहकर भागने लगा। साधु के मानो होठ सिल गए हों, वह कुछ कह न सका। साधु का वचन जब व्यापारी के जाने का एहसास हुआ तब वह यही कह पाया कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे धन की रक्षा करूंगा। व्यापारी के इस विश्वास ने डाकुओं के सरदार को अंदर तक झकझोर दिया था। वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या राज्य की सुविधाएं उस जंगल में न पहुंच पाने की वजह से वह जिन लोगों को लुटता था वो गलत था, क्योंकि वो भी तो मेहनत से धन कमाया करते थे और उन्हें राज्य से ये धन प्राप्त तो नहीं होता था। इन सब बातों ने उन डाकुओं के सरदार को परेशान कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि वो सही काम करता है, जबकि आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। व्यापारियों से लूट। तभी उसे व्यापारियों के चीखने की आवाज आई। वो भागता हुआ बाहर आया और उसने देखा कि व्यापारियों को बंदी बनाकर उन्हें उसके चेले डाकू मार रहे हैं। तभी वो तंबू के अंदर से छुपकर बाकी डाकुओं को रुकने का आदेश दिया। उनमें से एक डाकू ने हिम्मत कर तंबू में आकर आदेश के बारे में पूछा। तब सरदार डाकू ने कहा कि इन सभी व्यापारियों को जाने दो और इनका धन वापस कर दो। डाकू इस बात पर सहमत नहीं थे। उनके जीने खाने का यह एक स्रोत था। उस डाकू ने सरदार से कहा कि यदि यह गलत है तो हम आगे से मेहनत कर खाएंगे, परंतु अभी क्या खाएंगे और असहाय और वंचित लोगों को क्या खिलाएंगे। फिर सरदार ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो लूट का आधा माल व्यापारियों को वापस कर दो और उन्हें जाने दो। इस पर सबकी सहमति बनी और व्यापारियों को आधा धन लौटाकर जाने की अनुमति दे दी गई। व्यापारी का तंबू में लौटना। फिर हिम्मत कर व्यापारी अपना थैला लेने वापस तंबू में आया। और यह क्या? अपनी आंखों से सच्चाई देखकर वह स्तब्ध था। जिस साधु को उसने अपना थैला दिया था वह साधु तो डाकुओं की टोली का सरदार था। लूट के धन को वह दूसरे डाकुओं को बांट रहा था। यह सब देख व्यापारी वहां से निराश होकर वापस जाने लगा। वह मुड़ मुड़ कर तंबू की तरफ देख रहा था और ठगा सा महसूस कर रहा था। मगर उस साधु ने व्यापारी को जाते देख लिया था और बाहर आकर उसने कहा, रुको, तुमने जो धन का थैला मुझे दिया था वह ज्यों की त्यों ही है। और साधु ने व्यापारी का धन से भरा थैला वापस कर दिया। अपने धन को सलामत देखकर व्यापारी खुशी से गदगद हो गया और साधु को दान देने की इच्छा जाहिर की, परंतु साधु ने मना कर दिया और हाथ जोड़कर नमस्कार कर तंबू की ओर चला गया। व्यापारियों का झुंड भी खुशी खुशी अपने सुंदरनगर की ओर चल पड़ा। डाकू का हृदय परिवर्तन।
जब सरदार तंबू में वापस लौटा तब वहां बैठे अन्य डाकुओं ने सरदार से पूछा कि हाथ में आए धन को इस प्रकार क्यों जाने दिया। तभी सरदार ने कहा, व्यापारी मुझे भगवान का भक्त जानकर भरोसे के साथ थैला दे गया था, उसी कर्तव्य भाव से मैंने उसके थैले को वापस दे दिया। किसी के विश्वास को तोड़ने से सच्चाई और ईमानदारी हमेशा के लिए शक के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राज्य की सुविधा यहाँ न पहुँच पाने की वजह से हमारा राज्य से विश्वास उठ गया और हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से भटक गए। परंतु आज व्यापारी की बात सुनकर एहसास हुआ कि हम राज्य की सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँच पाने का दंड सच्चाई और ईमानदारी से धन प्राप्त कर रहे लोगों को उनका धन लूट कर देते हैं और यह गलत है। आज से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने साथ साथ सभी वंचित लोगों की सहायता भी करेंगे। सब सरदार की बात से सहमत हुए और डकैती छोड़कर ईमानदारी से धन कमाने की प्रतिज्ञा ली। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2. भविष्य की योजना। भविष्य की योजना का महत्व। कहानी भविष्य की योजना आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। एक बार की बात है, एक टिड्डा बड़े सुंदर खेत में रहता था। वह अपने दिन खेलते और गाते बिताता था, कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करता था। वह हमेशा खेलता कूदता खुश रहता था। बड़ा ही मनमौजी टिड्डा था। एक दिन जब टिड्डा गाता और नाचता इधर से उधर घूम रहा था, उसने एक चींटी को एक गेहूं का दाना लेकर जाते देखा। टिड्डे ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छे से भर पेट खाना खाओ मेरी दोस्त। चींटी का अनाज जमा करना। यह क्या? थोड़ी देर बाद फिर से चींटी दौड़ी भागी गेहूं का दाना लेकर जा रही थी। चींटी को व्यस्त और जल्दीबाजी में गेहूं का दाना ले जाते देखकर टिड्डे ने पूछा, दोस्त चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मेरे साथ आ जाओ, खेलते हैं। तब चींटी ने जवाब दिया, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु सर्दियों में मुझे और मेरे परिवार को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सर्दियों में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम भी ऐसा ही करने की सोचो। टिड्डे का जवाब भविष्य की योजना पर। टिड्डा हंसता हुआ बोला, तुम कितना ज्यादा सोचती हो। मुझे भविष्य के बारे में क्यों चिंता होनी चाहिए। मैं वर्तमान में खुश हूँ और मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। चींटी असहमति जताते हुए सिर हिलाकर बोली, मुझे तुम्हारे भाव समझ में आते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना अहम होता है और अपने परिवार की जवाबदेही भी समझनी चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी भी जवाबदेही लेनी चाहिए। अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए और समाज में भी जिनके पास नहीं है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो यह नहीं समझते उन्हें कभी ना कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चींटी की अनसुनी सलाह। टिड्डे ने चींटी की सलाह को अनसुना कर दिया। उसने अपना हर दिन गाते खेलते बिताता रहा। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। जहां हर जानवर अपने और अपने परिवार के लिए सर्दियों की तैयारी में जुटे थे, वही टिड्डा बेफिक्र समय काटता रहा। धीरे धीरे दिन ठंडे होते गए और भोजन की उपलब्धता की कमी होने लगी। टिड्डा अब भी केवल आज के खाने के बारे में सोचता था। जैसे ही आज के खाने की समस्या समाप्त होती, वैसे ही वह फिर से मनमौजी हो जाता। सर्दियों का प्रकोप। परंतु जैसे ही सर्दियों का प्रकोप बढ़ा, टिड्डे को भूख और चिंता सताने लगी। उसने चींटी के वचनों को याद करते हुए महसूस किया कि वह चींटी की सलाह का पालन करता तो आज उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे भविष्य की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टिड्डे के पास खाने का कुछ भी नहीं था और न ही कोई जगह जहां जाकर वह भोजन पा सकता था। वह दुखी और अकेला महसूस करता था। भूख से बिलबिलाता टिड्डा।
एक दिन टिड्डा चींटी के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि चींटी के मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़ी चींटियां धूप सेक रही हैं। तभी उसने देखा कि उसकी दोस्त चींटी अपने घर में भोजन कर रही है। चींटी के पास भोजन की पूरी आपूर्ति थी और वो ठंडे मौसम के लिए तैयार थी। टिड्डे ने चींटी के पास जाकर कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और आज मैं भुक्तभोगी हूँ। यदि मैं तुम्हारी सलाह मान लेता तो आज खाने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकता। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे भी खाना दोगी? दयालु चींटी। टिड्डे की बात सुनकर चींटी को उस पर दया आ गई। चींटी ने जवाब दिया, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमेशा भविष्य के बारे में सोचो और मुश्किल समय के लिए तैयार रहो। मेहनत करना और जिम्मेदारी संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। टिड्डे ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाकर कहा कि मैंने अपनी सीख ले ली है और भविष्य में जिम्मेदार बनने का वादा करता हूँ। फिर चींटी ने उसे खाना दिया। दोनों दोस्तों ने बैठकर खाना खाया। उसने चींटी को अपनी मदद और दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से टिड्डा मेहनत करने लगा और भविष्य के लिए तैयार रहने लगा। उसने सीखा कि सफल जीवन के लिए जिम्मेदारी लेना और मुश्किल समय के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। भविष्य की योजना। कहानी की सीख। खुशहाल और सफल जीवन के लिए कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए योजना बनाना और तैयार रहना आवश्यक होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 किसान की घड़ी। किसान की घड़ी और शांति एक प्रेरणादायक कहानी है। एक गांव में एक किसान था। किसान एक दिन अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी घड़ी कहीं खो गई। उसने कुछ देर तक अपनी घड़ी को ढूंढा। घड़ी नहीं मिली। मायूस हो गया और मायूस होना सही भी था। उस घड़ी को किसान के पिताजी ने उपहार स्वरूप दी थी। उस घड़ी से किसान का काफी लगाव था। एक बार फिर अपनी घड़ी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। अनाज की कोठी में बहुत देर ढूंढने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। हताश होकर कोठी से बाहर आया। बच्चों के लिए इनाम। उसने देखा बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसके दिमाग में आइडिया चलने लगा। किसान ने सोचा, मैं अकेला अब तक ढूंढ रहा था, क्यों न इन बच्चों को भी घड़ी ढूंढने में लगा हूं। उसने घड़ी ढूंढने के बदले बच्चों को इनाम देने के लिए कहा। बच्चे इनाम के लालच में तुरंत मान गए। अब सारे बच्चे कोठी के अंदर जाकर घड़ी ढूंढने लगे। बच्चे जितना ढूंढ सकते थे उन्होंने ढूंढा पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक चुके थे, उन्होंने हार मान ली। किसान भी अब थका और हारा महसूस कर रहा था। बच्चों के जाने के बाद वह हताश और परेशान बैठा था। कुछ देर बाद एक बच्चा वापस आया। आकर किसान से बोला, क्या मैं फिर से घड़ी ढूंढ सकता हूं? किसान ने कहा, ठीक है। बच्चा फिर से कोठी के अंदर गया और थोड़ी देर में घड़ी के साथ वापस लौटा। किसान ने देखा बच्चा अपने हाथों में घड़ी लेकर वापस लौटा है। किसान को खुशी का ठिकाना न रहा। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस घड़ी को उसने इतनी देर ढूंढा और इतने सारे बच्चों ने ढूंढा, उस समय वह घड़ी नहीं मिली, अब कैसे मिल गई? उसने बच्चे से पूछा, तुम्हें यह घड़ी कैसे मिली? बच्चे ने कहा, कोठी के अंदर जाकर वह एक जगह पर खड़ा हो गया और शांत वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। मैंने घड़ी की टिक टिक की आवाज की दिशा में ढूंढना चालू किया और घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को पुरस्कार दिया और हृदय से आभार व्यक्त किया। अब किसान खुश था, किसान उसे उसकी घड़ी मिल चुकी थी। किसान की घड़ी। कहानी की सीख।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है, शांति हमारी सफलता के लिए जरूरी है। शांत चित्त रहकर ही हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से अपने किया सीखा हमें और हमारे और दर्शकों को कमेंट में जरूर बताएं। 4 आखिर किसके पास हैं हीरे। तेनालीराम की कहानी आखिर किसके पास हैं हीरे बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अचानक से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और न्याय करने के लिए विनती करने लगा। तभी राजा ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस प्रकार का न्याय चाहिए। नामदेव का परिचय। तब उस आदमी ने कहा, हे महाराज, मेरा नाम नामदेव है। मैं एक व्यापारी के यहाँ काम करता हूँ। उनके यहाँ हर पारिश्रमिक को परिश्रम के बदले मिलने वाला मूल्य बहुत ही कम है, परंतु उनके यहाँ बहुत आसानी से काम पर रख लेते हैं, इसलिए उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण मैं भी उन्हीं के यहाँ पर पारिश्रमिक करता हूँ। उन्होंने मुझे ठग लिया है, इसलिए न्याय की आशा में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 2 हीरे और नामदेव। महाराज ने उसे विस्तार पूर्वक बताने को कहा। तब नामदेव ने बताया कि कल की ही बात है, मैं और मेरे मालिक व्यापारी हम दोनों व्यापार हेतु दूसरे शहर जा रहे थे। बहुत देर यात्रा करने के बाद एक मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे मेरे मालिक ने विश्राम करने के लिए आसरा लिया। जब हम दोनों पेट पूजा कर विश्राम कर रहे थे, तभी मेरी नजर मंदिर के पास पड़े एक लाल रंग के थैले पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से आज्ञा लेकर उस थैली को ले लिया। जब मैंने उसे थैली में देखा तो उसमें बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। यह कहकर वह रोने लगा। हीरे राज्य की संपत्ति। तब महाराज ने उसे धैर्यपूर्वक आगे बताने को कहा। नामदेव ने बताया कि जब उसने हीरे को देखा तो वह सोचने लगा कि नियम के अनुसार ये हीरे तो राज्य की संपत्ति है। यदि इन्हें राज दरबार में लाकर जमा कर दिया जाए तो इनाम मिलेगा, जिससे मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर पाऊंगा। तभी उसके मालिक ने पूछा कि क्या है उस थैली में, जिसे देखकर तेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई है। यह पूछते हुए थैली छीन ली। मालिक का हिस्सा। मालिक ने थैले में झांका तो अचंभित रह गया। फिर उसने नामदेव से पूछा, तो क्या करेगा इस हीरे का। जब नामदेव ने मालिक को बताया कि वह राजकोष में जमा कर इनाम लेगा, तब मालिक ने कहा, मैं तुझे यहाँ लेकर आया और मैं ही यहाँ से लेकर जाऊंगा। इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है क्या। एक काम कर, इसका बंटवारा करते हैं, एक हीरा तेरा और एक हीरा मेरा। व्यवसायी की हामी। तब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कम से कम एक हीरा तो मुझे मिलेगा, मैं वही राजकोष में जमा कर दूंगा। उसने व्यवसायी की बात में हामी भर दी। परंतु जब हम रात को वापस मालिक के घर पहुंचे तो मालिक ने मुझे जाने को कह दिया। जब मैं उनसे कहा कि एक हीरा मुझे भी दीजिए तो उन्होंने कह दिया, कौन सा हीरा, कैसा हीरा, चल भाग यहाँ से। आप ही बताइए मालिक, यह अन्याय है या नहीं, इसीलिए मुझे न्याय चाहिए। राज दरबार में व्यवसायी। नामदेव की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने उसे व्यवसायी को तुरंत राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। कोतवाल उस व्यवसायी को लेकर राज दरबार में आया। व्यवसायी ने कहा कि यह बात सत्य है कि नामदेव ने हीरे मंदिर के पास से उठाए थे और उसने राजा से इनाम पाने हेतु हीरे को राज दरबार में जमा करने की भी बात कही थी। परंतु आज सुबह जब नामदेव से मैंने हीरा जमा करने की रसीद मांगी तो नामदेव भड़क गया। कहने लगा, कौन सा हीरा, कैसा हीरा। तब मैंने उसके मिथ्या प्रलाप से दुखी होकर उसे नौकरी से निकाल दिया। कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास।
महाराज ने पूछा, अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास? तब व्यवसायी ने कहा, मेरे 3 नौकरों से आप पूछ सकते हैं, वह भी मेरे साथ यात्रा पर गए थे। तब राजा ने उसके तीनों नौकरों को उपस्थित होने का आदेश दिया। तीनों नौकरों ने राजा के सामने यह बात मानी कि नामदेव झूठ बोल रहा है। उनकी बातें सुनकर महाराज ने कहा, तुम पांचों प्रतीक्षा कक्ष में बैठो। यह कहकर महाराज सेनापति, महामंत्री और तेनालीराम के साथ सलाह कक्ष में चले गए। कौन झूठ बोल रहा है? वहां महाराज ने उनसे पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, कौन झूठ बोल रहा है? सेनापति ने कहा, मेरे हिसाब से नामदेव झूठ बोल रहा है, उसी ने हीरा छुपाए होंगे। तब महामंत्री ने कहा, पर यह भी तो हो सकता है कि हीरे उसके मालिक की पास ही हो। जब महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम ने कहा, आप सब पर्दे के पीछे छुप जाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सब सुनकर वह तीनों पर्दे के पीछे छुप गए। सलाह कक्षा में नौकर। तेनालीराम ने एक एक करके तीनों नौकरों को सलाह कक्षा में बुलाया और उनसे पूछा कि हीरे का रंग और आकार कैसा था। पहले नौकर ने कहा, मुझे नहीं पता, हीरे काले रंग के थैले में थे, जिसकी वजह से बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। तब तेनालीराम ने कहा, ठीक है, तुम दीवार के ओर मुड़कर चुपचाप खड़े हो जाओ। फिर दूसरा नौकर आया और बोला कि हीरे तो हीरे के रंग के ही थे, ये बड़े बड़े अमरूद के इतने बड़े गोल गोल हीरे थे। तेनालीराम ने उसे भी दीवार के ओर मुड़कर चुपचाप खड़े होने को कह दिया। फिर तीसरा नौकर आया और बोला कि हीरे भोजपत्र में बंधे थे, इसलिए उसने नहीं देखे। महाराज को सच पता चला। यह सब सुनते ही महाराज बाहर आ गए। उन्हें देखते ही नौकरों को सारी बात समझ आ गई और वे महाराज के चरणों पर गिर पड़े। वे हाथ जोड़ कहने लगे कि हमने यह झूठ अपने मालिक के कहने पर कहा है, हमने हीरे नहीं देखे, हम उसके साथ नहीं गए थे। महाराज ने व्यवसायी के घर पर छापा मारने का आदेश दिया। झूठे को दंड। व्यवसायी के घर से दोनों हीरे प्राप्त हुए। महाराज ने राज दरबार में झूठ बोलने के दंड में व्यवसायी को 25 कोड़े मारने का आदेश दिया। एक नागरिक को ठगने और राज संपत्ति हड़पने के दंड में 2500 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करने का आदेश दिया। तीनों नौकरों को राज दरबार में गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के दंड स्वरूप 10 कोड़े मारकर छोड़ने का आदेश दिया। नामदेव को न्याय मिला और साथ ही पुरस्कार में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली। अपनी सूझबूझ से इस प्रकार तेनालीराम ने नामदेव को न्याय दिलाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 सच्चाई का फल। आज के समय में सच्चाई का फल बहुत प्रेरणादायक कहानी है। एक राज्य का राजकुमार अपनी युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। राज्याभिषेक हेतु उस राजकुमार को विवाहित होना अनिवार्य था। इसी बात का हल निकालने हेतु राजा ने सभा बुलाई। राजसभा में राजकुमार ने कहा, मैं अपनी जीवन संगिनी की खोज स्वयं करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों न राज्य एवं आसपास के क्षेत्रों से सभी विवाह योग कन्याओं को आमंत्रित किया जाए। उनमें से जो राजकुमार को अपने योग्य लगे वे उनका चुनाव कर लें। राजा को यह बात अच्छी लगी। राजकुमार भी सहमत हुए। राजभवन से घोषणा की गई कि इस मास महीने के अंतिम दिन राजभवन में सभी विवाह योग कन्याएं अपने अभिभावक के संग आमंत्रित हैं। इस उत्सव में राजकुमार अपने लिए जीवन साथी का चुनाव भी कर सकते हैं। जीवन साथी का चुनाव। यह समाचार नगर में आग की तरफ फैल गया। युवतियों के बीच बहुत उत्साह था। किसी को राजकुमार पसंद थे तो किसी को रानी बन जाने का सपना था। किसी को धन संपत्ति नौकर चाकर की लालसा थी।
किसी को अच्छे कपड़े जेवर की लालसा तो किसी को ओहदे की लालसा। सभी युवतियां अपनी अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रही थी कि वह इस एक महीने में अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखें। सब ही चाहती थी कि वे राजकुमार की पसंद बने। राजवैद्य की सहायिका भी राजनगर में ही रहती थी, जिसकी बच्ची तारा बचपन में महल में आती जाती रही है। तारा और राजकुमार का बचपन लगभग एक ही समय पर था। बचपन में तारा राजकुमार के साथ खेलती भी थी। जब तारा 12 वर्ष की थी तब तारा की माता ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिसके कारण तारा का महल में आना जाना बंद हो गया था। तारा बहुत समझदार थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी। राज्य के बड़े बड़े गुरुओं से विद्या प्राप्त की थी। जब यह समाचार तारा की मां को मिला तब उन्होंने तारा से कहा, तुम्हें भी तो राजकुमार इतने प्रिय हैं, तुम भी जाओ। क्या पता राजकुमार अपनी सखी को पहचान लें। मां को समझाना। अपनी माता की भोली बातों को सुनकर तारा मुस्कुराई। फिर अपनी माता से कहा, मां, तुम भी कितनी भोली हो। राजकुमार को मेरी तरह न जाने कितनी युवतियां पसंद करती हैं। बहुतों ने तो उनके साथ बचपन में खेला भी होगा। राजकुमार को सब स्मरण कहाँ होंगे। इस पर माता ने कहा, तुम भी जाती तो मुझे अच्छा लगेगा। माता की बातें सुनकर तारा ने कहा, वैसे तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, परंतु फिर भी मेरी माता की इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगी। कुछ हो न हो हम जलसे का आनंद अवश्य लेंगे। शादी के लिए युवतियों का जाना। जलसे का दिन आ गया। राजभवन स्वर्ग जैसा सजा हुआ था। सभी कन्याएं सज धज कर परियों जैसी लग रही थीं। चारों तरफ चकाचौंध थी। बहुत ही सुंदर सजावट, अलग अलग तरह के पकवान, व्यंजन, मनोरंजन के कई साधन। कहीं नृत्य तो कहीं गीत संगीत। वहीं हजारों युवतियां अपना भाग्य परखने आई थी, परंतु आयोजन में राजकुमार किसी युवती से मिले ही नहीं। जब आयोजन समाप्ति की ओर पहुंचा तब राजकुमार ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, सभी युवतियों को एक एक बीज दिए जाएं। सभी युवतियां इन बीजों से पौधे उगाएं। 6 मास बाद जब इन पौधों में फूल आने का समय होगा तब हम गुलदस्तों की प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें सभी युवतियां अपने परिचय देंगी और साथ में अपने बागवानी की अनुभव साझा करेंगी। जिन भी युवती के गुलदस्ते एवं बागवानी की बात से मैं पूर्ण सहमत हो जाऊंगा, मैं उनको अपनी जीवन संगिनी चुन लूंगा। याद रहे, आप अपने काम को स्वयं करेंगी, किसी से सहायता नहीं लेंगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। तारा को बीज मिलना। तारा बीज को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार आज भी बहुत अच्छे और सच्चे हैं? तारा की मां ने कहा, हाँ, वो तो है, परंतु अब तुम पौधे लगाने पर ध्यान दो। कहो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? तारा ने कहा, नहीं मां। राजकुमार ने सहायता लेने से मना किया है। अगले दिन सुबह ही घर के पीछे मिट्टी खोदकर तारा ने बीज बो दिया। उसमें पानी भी डाल दिया। प्रतिदिन तारा सुबह उठ देखने जाते कि पौधा उगा या नहीं। 15 से 20 दिन बीत गए तब भी पौधा नहीं उगा। तारा मायूस हो गई। उसकी माता भी दुखी थी कि न जाने तारा ने बीज लगाने में क्या गलती कर दी, जिसके कारण पौधा उगा ही नहीं। धीरे धीरे 6 मास बीत गए पर पौधा नहीं उगा। गुलदस्ता प्रतियोगिता। एक दिन राजमहल के तरफ से घोषणा आई कि मास के अंतिम दिन गुलदस्ता प्रतियोगिता होगी। जिन भी युवतियों को बीज मिल थे वे सभी अपने अभिभावक के साथ आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता के दिन सभी युवतियां अपने अभिभावकों के साथ सज धज कर गुलदस्ता लेकर राजभवन पहुंच गईं। सभी युवतियों एक एक कर राजकुमार से मिलीं।
सबने पहले अपना परिचय दिया, पहले का नाम बताया, फिर अपना गुलदस्ता राजकुमार को देकर अपने बागवानी की अनुभव साझा किया। इधर तारा के पड़ोसियों से उसे सलाह दी कि माली से फूल लेकर गुलदस्ता बना लो, परंतु तारा बिना गुलदस्ते के ही राजभवन आने का निश्चय किया। अब तारा की बारी आई। उसने राजकुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तारा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरा नाम तारा है। मैंने राज्य के महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की है। मैंने राज्य के महान गुरुओं से समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं गणित का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु मुझे खेती और बागवानी का ज्ञान नहीं है। इस कारण मेरे अत्यंत प्रयास करने के बाद भी मैं पौधे को उगाने में असफल रही। आठ मैं आपके लिए गुलदस्ता नहीं बना सकी। इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। राजकुमार ने तारा की बात सुनकर तारा से पूछा, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? तारा ने कहा, आपने बीज दिलवाए थे, उस बीज का क्या हुआ? मैं इसके लिए उत्तरदायी हूँ, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराकर तारा की सच्चाई को सराहा। राजकुमार ने अपना जीवन साथी चुना। तारा और उसकी माता सोनो जानते थे कि तारा अब प्रतियोगिता से बाहर है। तारा दुखी थी, परंतु उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं था। वह अपनी माता को राजभवन की सैर करा रही थी, साथ ही अच्छे अच्छे व्यंजन चखा रही थी। अब उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। राजकुमार अपनी जीवन संगिनी के नाम की घोषणा करने मंच पर आए। सब उत्साहित हो प्रतीक्षा कर करे थे। राजकुमार ने कहा, मैं जिस युवती को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहा हूं वो आप हैं तारा। अपना नाम सुन तारा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राजकुमार ने उन्हें अपने जीवन संगिनी के रूप में चुना है। तारा की माता भी भाव विभोर होगी। उधर बाकी युवतियों ने विद्रोह कर दिया। उनका कहना था, जिस युवती ने गुलदस्ता लाया ही नहीं, उसे जीवन संगिनी के रूप में क्यों चुना गया? राजकुमार ने पक्षपात किया है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। इन सब से राजा क्रुद्ध हो गए एवं राजकुमार से सत्य जानना चाहा। तब राजकुमार ने राजा के साथ साथ प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, तारा को चुनने का कारण उनकी ईमानदारी है। आप सबको बांझ बीज दिए गए थे, फिर भी सब गुलदस्ते के साथ पहुंची हैं। जबकि तारा ने यह स्वीकारा कि उसके प्रयासों के बाद भी पौधा नहीं उगा। मुझे अपने जीवन में एक ईमानदार जीवन संगिनी की आवश्यकता थी, जो तारा को प्राप्त कर पूर्ण हुई। सीख, ईमानदारी का कार्य दिखने और सुनने में कष्टकर लगता है एवं होता भी है, परंतु ईमानदारी के वृक्ष पर लगे फल सदैव मीठे होते हैं एवं आत्मा को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।